हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनएचआरसी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनएचआरसी। ये क्या है? हमारे सांविधिक या फिर वैधानिक आयोग है। इस बात करें इसकी तो इसका अर्थ मतलब क्या है? आयोग का गठन। तो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इस आयोग का गठन संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम या एक्ट के माध्यम से किया गया था, न कि सीधे संविधान के द्वारा। अब बात करें हमारे एनएचआरसी की स्थापना की। एनएचआरसी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और आपने देख लिया, ये कि हमारे संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कि हमारे सांविधिक या फिर वैधानिक संस्था है। इसका मतलब है कि ये संविधान के द्वारा इसको निर्मित नहीं किया गया है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि ये हमारे संसद के द्वारा एक अधिनियम या एक्ट पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एक्ट के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। बात करें हमारे मानवाधिकारों की परिभाषा की तो हमारे कहाँ से ली गई ये परिभाषा? ये हमारी परिभाषा अधिनियम की धारा 2(1)(a) में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है कि मानवाधिकार क्या होते हैं। मुख्यालय की बात करें तो हमारे एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करें मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की, दुनिया में मानवाधिकारों को किस तरह से लिया जाता है, तो सबसे पहले मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, कब? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था, जिसे हम क्या है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर के रूप में जानते हैं। मानवाधिकार दिवस की बात करें, हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की वर्षगांठ के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर की वर्षगांठ के रूप में क्या हमारे 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इसको स्थापना तो कर दी गई, इसकी स्थापना के पीछे कौन-कौन से उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य आता है संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना। तो मानव अधिकारों से संबंधित समाधान के लिए एक मजबूत और एक विश्वसनीय संस्थागत ढांचा प्रदान करना। क्या? मानव अधिकारों से संबंधित समाधान के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय संस्थागत ढांचा प्रदान करना। दूसरा हमारा उद्देश्य आता है अतिक्रमण को स्वतंत्रता पूर्वक बनाना। क्या? अतिक्रमण को स्वतंत्रता पूर्वक बनाना, बताना। तो मानव अधिकारों के जो उल्लंघन या फिर अतिक्रमण के जो मामले आते हैं, कि मानव अधिकारों के उल्लंघन या फिर अतिक्रमण के मामलों को सामने लाना, ताकि सरकार का ध्यान उन पर केंद्रित हो सके और उनके प्रति क्या है, वे सुधारात्मक कार्रवाई कर सके। तो प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाने की बात करें तो मानव अधिकारों की दिशा में किए जा रहे जो प्रयास है, क्या मानव अधिकारों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रभावी और मजबूत बनाना, ये हमारे 3 उद्देश्य है एनएचआरसी के। बात करें एनएचआरसी की संरचना की तो ये हमारे क्या है, बहुसदस्यीय आयोग है। ये हमारे क्या है, बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें हमारा एनएचआरसी क्या है, एक से अधिक सदस्यों वाला निकाय है। बात करें इसके विशिष्ट विभाग की तो आयोग में 5 विशिष्ट विभाग है। एक तो हमारा विधि, जांच, नीति अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रशासन। इस तरह के हमारे 5 क्या है, विशिष्ट अनुभाग पाए जाते हैं। कौन सा? पहला विधि, दूसरा जांच, तीसरा नीति अनुसंधान, चौथा हमारा प्रशिक्षण और पांचवा हमारा प्रशासन। तो इसके 5 विशिष्ट प्रभाग है। बात करें इसके सदस्यों की तो इसमें कुल 13 सदस्य हैं। जो हमारी नीति जो एनएचआरसी है, तो एनएचआरसी में कितने? 13 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य। जिसमें एक तो हमारे अध्यक्ष होता है, जो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, उसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो एनएचआरसी में 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और ये सदस्य क्या है, आयोग में पूर्ण समय के लिए नियुक्त होते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा बने रहते हैं। पदेन सदस्यों की बात करें तो ये सदस्य क्या होते हैं, अन्य जो राष्ट्रीय आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं और अपने पद के कारण क्या है, एनएचआरसी के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए इनको एक्स ऑफिशियो मेंबर भी कहा जाता है। बात करें हमारे पूर्णकालिक सदस्य की तो पूर्णकालिक सदस्य कितने? 5 है। 5 में एक सदस्य तो हमारा क्या होगा, हाई कोर्ट में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। दूसरे सदस्य की बात करें तो हमारा हाई कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। आप इसे याद रखेंगे। एक सदस्य तो केवल न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट का, दूसरा सदस्य हमारे क्या, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर या तो कार्यरत हो या फिर सेवानिवृत्त हो किसी भी हाई कोर्ट का। 3 सदस्यों की बात करें तो वे व्यक्ति जिन्हें हमारे मानवाधिकारों को ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव हो, तो वे व्यक्ति जिन्हें क्या मानवाधिकारों को ज्ञान या फिर व्यावहारिक अनुभव हो, उन्हें हम 3 सदस्यों के रूप में चुनेंगे और 3 में से 1 महिला का होना अनिवार्य है। इनमें से 3 में से क्या, 1 महिला होनी अनिवार्य है।
अब हम देखेंगे जो 7 पदेन सदस्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 7 पदेन सदस्य कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से संगठन या कौन-कौन से आयोग के होते हैं। तो ये सभी के सभी सदस्य के राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। जिस कौन-कौन से आयोग गिनते हैं इनके अंदर? पहला आयोग आता है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरा राष्ट्रीय महिला आयोग, चौथा हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पांचवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, छठा हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सातवां हमारे क्या राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग, जो हमारे क्या दिव्यांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त होता है, वही हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग के अंदर पदेन सदस्य के रूप में चुना जाता है। बात करें हमारी नियुक्ति की, तो नियुक्ति किस प्रकार होती है उसकी बात करें तो नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हमारी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो सिफारिश की बात करें तो ये नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पे की जाती है। ये नियुक्ति क्या हमारे चयन समिति की सिफारिश पे की जाती है, जिसमें हमारे कितने 6 सदस्य होते हैं चयन समिति में। तो देखिए चयन समिति में कौन-कौन से 6 सदस्य होते हैं। एक तो हमारा अध्यक्ष होता है, जो हमारे कौन प्रधानमंत्री होता है। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस प्रकार का 6 सदस्य होते हैं हमारे चयन समिति के अंदर एनएचआरसी के। कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति की बात करें तो कार्यकाल की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल और 70 साल, जो भी पहले हो वह उनका कार्यकाल होता है। 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति या रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा से कार्यकाल उनका शुरू किया जा सकता है, यदि चयन समिति चाहे तो। अन्य पदों की बात करें तो आयोग के सदस्य केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं। मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद इसी आयोग के अंदर वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन कोई और अन्य जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर पद धारण नहीं कर सकते हैं। बात करें इनके निष्कासन की, क्या इनको निकाला जा सकता है? हाँ, इनको निकाला जा सकता है। बात करें निष्कासन प्राधिकारी कौन होगा? तो आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। बात करें किस आधार पर हटाएंगे? एक तो हमारा कदाचार, अक्षमता के आधार पे देखें तो इस आधार पे हटाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मामले की जांच की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? हमारे कदाचार, अक्षमता के जो आरोप होते हैं उनकी जांच करता है, और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। और यदि कदाचार और जो हमारे अक्षमता ये वाला मामला ना हो, तब क्या हो हटाने का आधार? तो हटाने का आधार हो सकते हैं हमारे दिवालिया होने पे, दिवालिया घोषित हो जाए, लाभ का पद ग्रहण कर लें, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम या पागल हो जाए, न्यायालय के द्वारा अपराधी सिद्ध हो जाए। तो हमारे ये कुछ 4 आधार है, जिनके आधार पे जो हमारे एनएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वो भी कैसे? सुप्रीम कोर्ट के बिना जाँच के। आप इसे याद रखेंगे, बिना जाँच के हटा दिया जाएगा, यदि इन 4 में से कोई मामला होता है तो। अब हम देखेंगे जो हमारे एनएचआरसी है, एनएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष उनको वेतन कितना मिलता है? वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा की बात करें, एक बार जब नियुक्ति हो जाती है, तो नियुक्ति होने के बाद उनके वेतन और भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन मतलब नुकसानदेह बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार उनकी नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन और भत्तों में क्या अलाभकारी परिवर्तन यानी कि नुकसानदेह बदलाव नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे आयोग के कार्य, आयोग कौन-कौन से कार्य करता है। सबसे पहले देखें आयोग की प्रकृति की, तो आयोग की प्रकृति कैसी? अर्ध न्यायिक मतलब क्वासी जुडिशियल इसकी प्रकृति है। शक्तियों की बात करें तो आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जैसे समन जारी करके किसी भी अधिकारी को, किसी भी आदमी को बुला सकती है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को मंगवा सकती है। रिपोर्ट मांगने की बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं से रिपोर्ट भी मांग सकती है। ये भी आप याद रखेंगे, आयोग की प्रकृति कैसी? क्वासी जुडिशियल, और उनके पास क्या सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। जांच की सीमा की बात करें तो आयोग क्या केवल 1 वर्ष पुराना जो मामला हो उसी की जांच कर सकता है। 1 वर्ष से ज्यादा पुराना मामला हो, आयोग उसकी जांच नहीं करेगा। सिफारिशों की बात करें तो सिफारिशों की बात करें तो एनएचआरसी पीड़ित व्यक्ति है उसको क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता, कभी भी उस पीड़ित व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकता। केवल वो क्या है उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को कर सकता है। दोषी लोक सेवक है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार या फिर प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है, जो दोषी लोक सेवक है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार से अंतरिम राहत की भी सिफारिश कर सकता है, जैसे इंटरिम रिलीफ की भी क्या है सिफारिश कर सकता है। तो 3 तरह की सिफारिश कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की सिफारिश, दोषी लोक सेवक को उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश, या सरकार से क्या अंतरिम राहत की सिफारिश। तो इस तरह की 3 सिफारिशें एनएचआरसी हमारी सरकार से कर सकता है। न्यायिक पहल की बात करें तो आयोग के आवश्यक कार्रवाई के लिए, आयोग आवश्यक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
क्या आवश्यक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अन्य कार्यों की बात करें तो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, ये स्वप्रेरणा से कर सकता है, अपने आप भी कर सकता है, न्यायालय के आदेश के बाद भी हमारे मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। फिर हमारे मानवाधिकारों को शोध करना, क्या मानवाधिकारों के लिए शोध करने का कार्य भी हमारे एनएचआरसी कर सकता है। फिर एनजीओ होते हैं हमारे गैर सरकारी संगठन, उनको प्रोत्साहन देने का काम भी हमारे कौन करता है, एनएचआरसी कर सकता है। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, ये भी हमारे एनएचआरसी कर सकता है। जेलों और बंदी गृहों में मानवाधिकार के उल्लंघन का निरीक्षण करना, कभी भी जाके जेल या फिर बंदी गृहों में जाके देख सकता है कि कहीं जो हमारी जो जेली है उनके साथ कहीं मानवाधिकार उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे एनएचआरसी के अंदर मतलब आयोग की भूमिका और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर क्या-क्या है। तो आयोग की सीमाओं की बात करते हैं, आयोग के हाथ किन-किन मामलों में बंधे होते हैं। सबसे पहले देखें तो एक क्या है, सलाहकारी निकाय है। तो आयोग केवल सलाहकारी निकाय है, इनकी सिफारिशें सलाहकारी होती है, न कि बाध्यकारी। ये सलाह दे सकते हैं, बाध्यता पैदा नहीं कर सकते। दंडीय मुआवजे की बात करें, आयोग न तो किसी को दंडित कर सकता है, न ही पीड़ित को मुआवजा दे सकता है। वो केवल इसकी सिफारिश कर सकता है। फिर सलाह पे कार्रवाई की बात करें, हालांकि सलाह क्या बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी हमारे सलाह को सरकार को सलाह पर की गई कार्रवाई की सूचना 1 महीने के अंदर-अंदर आयोग को देनी पड़ती है कि भैया आपने जो सलाह दी थी उस पे क्या कार्रवाई हुई। और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो 1 महीने के अंदर-अंदर बताना पड़ता है संसद को भी कारण सहित कि हमने वो सलाह क्यों नहीं मानी। सैन्य मामलों की बात करें तो सेना द्वारा किए गए मानवाधिकारों को हनन की जांच का आयोग अधिकार क्या आयोग के पास नहीं है। यदि हमारी सेना हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसकी जांच का अधिकार क्या है आयोग के पास नहीं है। जांच की सीमा भी सीमित है, मतलब 1 साल पुराना है मामला ही आयोग देख सकता है, इससे पुराना नहीं। जुर्माना मुआवजे की बात करें, आयोग जुर्माना नहीं लगा सकता और किसी को मुआवजा भी नहीं दिला सकता। जांच तंत्र के अभाव की बात करें तो इनके पास जांच के लिए कोई विशेष तंत्र या विशेष स्वतंत्र तंत्र नहीं है। और क्या ये अक्सर क्या संबंधित जो सरकार की जांच एजेंसी है उन्हीं को आदेश देता है कि भैया इस मामले की जांच की जाए, खुद जांच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई तंत्र नहीं है जांच करने का। सहयोग की बात करें तो आयोग को पुलिस और अन्य एजेंसी के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता। आलोचना की बात करें, जो हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल थे सोली सोहराब जी, इन्होंने क्या कहा कि इंडिया टीजिंग इल्यूजन की संज्ञा दी है हमारे किसे, एनएचआरसी को। कि इंडिया टीजिंग इल्यूजन की संज्ञा दी है किसने, सोली सोहराब जी ने, जो हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। प्रतिवेदन या रिपोर्ट की बात करें तो आयोग क्या अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, किसे, राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे हमारे संसद में रखाया जाता है। रिपोर्ट भेजने की बात करें तो केंद्र सरकार से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो केंद्र सरकार को दी जाती है और राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट होगी वो किसको, राज्य सरकार को दी जाती है। अब हम देखेंगे आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य के बारे में। और ये ध्यान रखना, ये जो जानकारी है वर्तमान संदर्भ में जो समय के साथ बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष बदल जाते हैं तो ये हमारे सदस्य भी बदल सकते हैं। जैसे वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें, एक सदस्य हमारे कौन, डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। एक हमारे सदस्य पूर्णकालिक सदस्य कौन, श्रीमती विजया भारती सयानी। हमारे एक जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इनके पदेन सदस्य श्री इकबाल सिंह लालपुरा। अध्यक्ष हमारे का अनुसूचित जाति आयोग के श्री किशोर मकवाना पदेन सदस्य। ये हमारे अध्यक्ष है अनुसूचित जनजाति आयोग के श्री अंतर सिंह आर्य पदेन सदस्य। श्रीमती विजया रहाटकर पदेन सदस्य हमारे किसकी, महिला आयोग की। और हमारे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है तो श्री प्रियांश कानूनगो ये हमारे इनके अध्यक्ष है। सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य कौन, श्री प्रियांश कानूनगो। फिर श्री हंसराज गंगाराम अहिर ये हमारे पदेन सदस्य किसके, राष्ट्रीय वर्ग राष्ट्रीय आयोग के, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन, श्री हंसराम गंगाराम अहिर। अब विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कौन है, पदेन सदस्य होते हैं जो राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष है, उसी के तुल्य होते हैं। इस तरह हमारे कुछ सदस्य हैं जिनके नाम वर्तमान में हैं। अब इसके संबंध में कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो हमारे इसके एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती और न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। तो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा पहले अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक रहा था। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो श्री न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज वी पाटिल, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2006 से 1 अप्रैल 2007 तक रहा था। वर्तमान अध्यक्ष कौन हमारे, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। अब इनके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, सुझावों की बात करें तो इनके निर्णयों को लागू करने वाली बात कही जाती है। तो सरकार के द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके
उसकी जो प्रभावशीलता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। संरचना में परिवर्तन की बात करें तो आयोग की संरचना में आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों या आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और स्वतंत्र जांच काडर की बात करें तो जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया और स्वतंत्र काडर तैयार किया जाना चाहिए। सहयोग की बात करें तो मानव अधिकारों की स्थिति सुधारने के लिए क्या मानव अधिकारों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं इनको भी मिलकर काम करना होगा। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।